हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण मारू, एसएन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। आज आपको पॉलिटी वाले पार्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं। भारत का जो जीके है, जीके है जो इंडियन जीके है या जो भारतीय जीके है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। और एक होता है राजस्थान जीके। इसमें है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय जीके के अंदर पॉलिटी वाले भाग को, यानी कि राज व्यवस्था वाले भाग को, राज व्यवस्था वाले भाग को। ठीक है। इस भाग में एक क्वेश्चन और भी आता है, और वो है भाग कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ट्यूशन का या संविधान का। ठीक है। ये भाग आता है कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का। ठीक। इस भाग के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सरकार के एक अंग, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, यानी कि संसद। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है। और जहां जहां लोकतंत्र होता है, जहां जहां लोकतंत्र होता है, वहां वहां एक बात निश्चित है कि निर्वाचित या चुनी हुई सरकार होती है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि यदि निर्वाचित सरकार नहीं होगी तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, फिर वो हो जाएगा तानाशाही वाला शासन। ठीक है। तो जहां जहां लोकतंत्र है वहां पर निर्वाचित सरकार होती है, वहां वहां निर्वाचित सरकार होती है। ठीक है। और सरकार जो है, जो निर्वाचित सरकार है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसका तात्पर्य क्या है कि निर्वाचित सरकार मतलब होता है कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, उसमें वैध मताधिकार के आधार पर जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष की हो चुकी है, जो देश के नागरिक हैं, वो सरकार को चुनते हैं। ठीक है। तो सरकार का सबसे पहले मतलब क्या है, हम पहले समझ लें कि सरकार या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसके अंदर अगर हम इस शब्द को ब्रेक करें, गवर्नमेंट को, तो इसका आ जाएगा गवर्न। गवर्न यानी कि प्रबंध, टू मैनेज करना, टू मैनेज। ठीक है ना, गवर्न करना, गवर्न करना। ठीक है। टू मैनेज करना, गवर्न करना। ठीक है। ये सरकार का मतलब है, मतलब कि वो संस्था, वो लीगल संस्था, वो कानूनी संस्था जिसके द्वारा देश के शासन का प्रबंधन किया जाता है, या जिसके द्वारा देश का शासन चलता है, उसे हम बोलते हैं सरकार। ठीक है। ये तो बात होगी सरकार का अर्थ, समझ में आ गया आपको। इट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं। तो देखो, इसके अंदर सरकार के सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं सरकार के। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 होता है इसके अंदर, जैसे हम सब जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, या फिर विधायिका, विधायिका। और तीसरा है इसके अंदर, थर्ड भाग है सरकार का, न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है स्टूडेंट। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सरकार के मुख्य अंग है। आई बात समझ में। अगली बात कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो है, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखो, इसके अंदर सीधी सा सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, कि कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है वो है कानून को लागू करना, कानून को, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना ही कार्यपालिका का मुख्य कार्य है। ठीक है। दूसरी ओर व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका या विधायिका का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। इसका अर्थ समझिए आप। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, विधायिका का मतलब होता है जो कि कानून का निर्माण करे संस्था, जो कि कानून का निर्माण करे, कानून का निर्माण। आई बात स्टूडेंट समझ में आपको। अब बात करते हैं तीसरी, नंबर थर्ड, न्यायपालिका की। न्यायपालिका क्या है, इसका मुख्य कार्य है कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। एक तो ये है कानून की व्याख्या करना,
प्लस एक तो है कानून की व्याख्या करना, प्लस मूल अधिकारों की रक्षा करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना, रक्षा करना, ठीक है। या यूं कह सकते हैं संविधान की रक्षा करना। और एक काम ये भी हो सकता है इसका, संविधान की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, संविधान की व्याख्या करना, ये भी न्यायपालिका का काम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे सरकार के तीन भाग, तीन अंग। कौन सा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कि ये तो हमने समझ लिया कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और सरकार के तीन अंगों के ये कार्य होते हैं। परंतु उदाहरण क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कार्यपालिका का हमारे राष्ट्रपति, हमारे माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम और उनका कैबिनेट। ये हमारे कार्यपालिका में आता है। इनका काम होता है कानून को लागू करना। दूसरा काम है विधायिका। विधायिका का एग्जाम्पल क्या होगा? विधायिका का एग्जाम्पल होगा आपका संसद, भारत की पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, जो कि कानून का निर्माण करती है। और तीसरा है कानून की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका। इसका उदाहरण है यूनियन लेवल पर, संघ लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य लेवल पर हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा विस्तृत रूप से कि जहां लोकतंत्र निर्वाचित सरकार होती है, और सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है शासन करने वाली वैधानिक संस्था, ठीक है, जिससे देश का शासन चले। इसके तीन भाग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आई बात समझ में? कानून को लागू करना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, कार्यपालिका। व्यवस्थापिका विधायिका, कानून का निर्माण करना संसद। तीसरा न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये हो गया आपका सरकार के अंग, भाग। अब आज इस वीडियो में हम और लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि जो हमने बात करी भारतीय संसद की, क्योंकि संसद से अधिकतर कई क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं हर एग्जाम में। तो हम आज संसद वाले पढ़ लेते हैं कि इंडियन संसद जो है, इंडियन जो पार्लियामेंट है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से भाग है, इसके अंदर क्या क्या इसके आधार हैं, ठीक है। संसद, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो भारतीय संसद है, वो क्या है? विधायिका है। भारतीय संसद क्या है? विधायिका है। विधायिका क्या है? विधायिका है, ठीक है। कानून का निर्माण करना होता है इससे, ठीक है। आई बात समझ में? तो इससे हम कानून का निर्माण करते हैं, ठीक। अब संसद के तीन भाग है, ध्यान रखना इसके अंदर दो भाग नहीं है। हम सोचते हैं दो भाग है, नहीं, संसद के तीन भाग है। लेकिन इससे पहले संसद जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद संख्या 79 79 में मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अनुच्छेद संख्या 79 यानी कि आर्टिकल नंबर 79 में संसद का उल्लेख है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने डिस्कस किया संसद के बारे में। संसद क्या है? संसद जो है, इसके माध्यम से कानून का निर्माण होता है। क्लियर? आप इसको अच्छी से समझ लीजिए, आपको क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं इसके अंदर कि संसद जो है, ये अनुच्छेद संख्या 79 या आर्टिकल नंबर 79 में इसका उल्लेख है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद संख्या 79 में इसका उल्लेख है। अब देखो अगली बात, जो कि कई बार एग्जाम में स्टूडेंट गलती करते हैं और उनको ये समझने वाली चीज है इसके अंदर। आप भी इसको देख लेना, समझ लो इस चीज तरह से, ये क्या पॉइंट है यहाँ पर, किस चीज की गलती स्टूडेंट करते हैं। देखो, आमतौर पे विद्यार्थी को ये मालूम है कि संसद के दो भाग है, ठीक है ना। आमतौर पे एक आम विद्यार्थी को मालूम है कि संसद के दो भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 79 के अनुसार, 79 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार, आज बात समझ आ रही है आपको? आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार संविधान ये कहता है कि संसद के तीन भाग है। यस, संसद के तीन अंग हैं। नंबर एक है इसके अंदर लोकसभा, नंबर एक है इसके अंदर लोकसभा, नंबर दो है इसके अंदर राज्यसभा, नंबर दो है इसके अंदर राज्यसभा, ठीक है। आगे क्लियर हो रही है आपको? और नंबर थर्ड है इसके अंदर राष्ट्रपति। यस, अब कई विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर राष्ट्रपति तो कार्यपालिका में बताया आपने, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये इसको आप अच्छी से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में से यहीं से उठ के बचते हैं क्वेश्चन कई बार कि राष्ट्रपति क्या कार्यपालिका के साथ साथ
संसद का एक भाग है, तो आंसर होगा हाँ। ठीक है ना, ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, हाँ, ना, या कभी नहीं, या कभी कभी। तो बिल्कुल सही आंसर होगा हाँ, राष्ट्रपति जो है संसद के, पार्लियामेंट के मुख्य रूप से अंग है, ऐसा अनुच्छेद 79 हमारा संविधान कहता है। आई बात समझ में? अब हम बात कर लेते हैं संसद के इन अंगों के बारे में। तो देखो इसके अंदर लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। लोक यानी क्या होता है? लोक यानी जनता, जनता का सदन। इसका पहले नाम का समझते हैं हम। लोकसभा का अर्थ क्या होता है? लोक यानी कि पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोग। जो सदन जनता का सदन है, जिसे जनता प्रत्येक रूप से चुन के भेजती है, निर्वाचित करके भेजती है, जिसमें मूल रूप से जनता का ही इन्वॉल्वमेंट होता है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिसाब से, तो उसे हम बोलते हैं लोकसभा। वो सभा जिसमें कि जनता के प्रतिनिधि अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आके बैठते हैं, ठीक है, अपना कानून बनाते हैं। बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये मैंने आपको बताया लोकसभा का, हाउस ऑफ पीपल। इसको अंग्रेजी में हम ये बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड टू हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन, लोगों का सदन। ठीक है ना, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन। बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है ना, तो ये चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो दूसरा जो है राज्यसभा। अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की। तो दूसरा जो है राज्यसभा, क्या करते हैं हम लोग कि राज्यसभा क्या है? देखो वही चीज, राज्यसभा, नाम है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि वो सभा जिसके द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है संसद के अंदर। एक तरह से यह सभा जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, राज्यों को का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आई बात समझ में? इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। तो पहले इसको पढ़ने से पहले हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि इनका अर्थ क्या है। लोकसभा का अर्थ है वो सदन जिसमें कि जनता चुन के सीधे सीधे आती है, इसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, जिसमें कि राज्यों में जनता का नहीं होकर के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, उसको बोलते हैं राज्यसभा। और तीसरे तुम्हारा राष्ट्रपति है ही, जो कि हमारे देश के प्रथम नागरिक भी हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, और कार्यपालिका में शामिल है। मतलब राष्ट्रपति का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करने में भी है, इनका तो मुख्य योगदान है कानून का निर्माण करना, और एक और होता है कानून को लागू करना। बात समझ रही है आपको स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, कानून को लागू करना, ये हो गया आपका राष्ट्रपति का काम। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट के ये तीन भाग माने गए हैं। क्लियर होगी स्टूडेंट आपको बात? ठीक है, अब हम बेसिक रूट तैयारी करते हैं, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सरकार के तीन भाग हैं। फिर हमने बात करी विधायिका की, कानून का निर्माण करना। विधायिका को संसद बोलते हैं भारत में, जो अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख है। आई बात समझ में? इसके तीन भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन या जनता का सदन। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और राष्ट्रपति कानून निर्माण करते हैं और कानून को लागू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि लोकसभा जो है, लोकसभा जो है वो कौन से आर्टिकल में है और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द लोकसभा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 79 है, इसमें आपके दे रखा है आर्टिकल 79। लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 में, अनुच्छेद संख्या, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा जो है अनुच्छेद संख्या 81 में है, लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 में, अनुच्छेद संख्या 81 में। ठीक है, दूसरी बात, लोकसभा जो है, लोकसभा जो है यह लोअर हाउस कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं बता रहा हूं आपको मैं, ये फैक्ट्स आपको समझने में याद भी करना है, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं कई सारे एग्जाम्स में, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो। ठीक है स्टूडेंट, तो निम्न सदन कहते हैं इसको, लोअर हाउस कहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरा,
आरपीएससी के या राजस्थान एग्जामिनेशन बोर्ड के कई एग्जामों में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट हुए हैं डायरेक्टली, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए एक बार इसको अच्छी तरह से। इट इज अ लोअर हाउस, निम्न सदन है ये। दूसरा, यह अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। अब बोलेंगे सर क्यों है, टेम्परेरी सदन क्यों है ये? क्योंकि इसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है लोकसभा के अंदर, तो फिर सरकार जब भंग होती है तो लोकसभा भी भंग होती है, ठीक है ना? इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो मुख्य रूप से है कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। लोकसभा कार्यकाल जो है मुख्य रूप से 5 वर्ष का होता है। बात क्लियर हुई आप लोगों को? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर? और लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, टेम्परेरी हाउस है। क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि यदि लोकसभा के अंदर सरकार अपना बहुमत खो दे तो फिर क्या होता है इसके अंदर? सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। जब सरकार खत्म हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है, तो लोकसभा सत्ता ही खत्म हो जाती है। फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या लोकसभा को आप स्थगित कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है, और हमारी सरकार को भी आप भंग कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही सरकार भंग होगी वैसे लोकसभा भंग हो जाएगी, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, ठीक है। एक मेंबर ने रिजाइन दिया तो सारों को देना पड़ता है, दूसरा कैबिनेट को, और दूसरा यदि सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, है ना, तो भी सरकार हट जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है हिंदुस्तान के, भारत के संवैधानिक इतिहास में, बहुत कम हुआ है ऐसा, ठीक है। कार्यकाल वैसे लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, समझा दिया मैंने आपको। इट इज अ लोअर हाउस, यह निम्न सदन है। यह ऐसा सदन है, अस्थायी सदन है, टेम्परेरी हाउस है, और दूसरा इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा जो है आपकी, इसका इतिहास क्या है। तो देखो, लोकसभा जो है ना, लोकसभा हमारी, लोकसभा का चुनाव कब हुआ था सबसे पहले? देखो 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ देश का, संविधान जब देश का लागू हुआ स्टूडेंट, तो हुआ इसके अंदर ये कि जब देश संविधान लागू हुआ, तो जब संविधान जब लागू हुआ तो इसके बाद में नई सरकार बननी थी और नए चुनाव होने थे। तो 1951 में भारत के, 1951 और 52 में भारत के प्रथम निर्वाचन हुए, भारत के प्रथम चुनाव हुए। ध्यान रखना, भारत के प्रथम चुनाव, फर्स्ट जो चुनाव है भारत के 1951-52 में हुए थे, प्रथम लोकसभा के लिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मोस्ट है, ध्यान रखना चीज का, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं इसको। भारत के प्रथम जो आम चुनाव थे 1951 और 52 में हुए थे, पहली लोकसभा के लिए, प्रथम लोकसभा के लिए, प्रथम लोकसभा के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या है इसके अंदर कि ये जो लोकसभा के चुनाव में प्रथम, इसके अंदर जब आपकी जो संसद बनी नई चुनाव के बाद में, तो वो संसद बनी, उसमें जो प्रथम लोकसभा थी वो बनी थी आपके अप्रैल, डेट याद रखना, अप्रैल 1952 में। तो प्रथम लोकसभा कब बनी? अप्रैल 1952 में बनी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर एग्जाम पूछते हैं, ध्यान रखना, आप लोग ध्यान दीजिए इस तरफ कि प्रथम लोकसभा कब बनी? 1952 बनी, अप्रैल 1952 में प्रथम लोकसभा का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट हो गया इसके अंदर। अब अगली बात करते हैं हम लोग कि लोकसभा, देखो इसके अंदर ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट जो है आरपीसी के, अधीनस्थ बोर्ड के कई एग्जाम पूछे गए हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं एसएससी में, आरआरबी के अंदर, यूपीएससी में, अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए एग्जाम में ये, ठीक है। तो ये फैक्ट है, हालांकि हमारा ध्यान नहीं पड़ता, हम लोग क्या करते हैं लोकसभा की या राज्यसभा की संरचना पर ध्यान देते हैं, कार्यप्रणाली पर। परंतु आजकल जो क्वेश्चन की प्रकृति बदल रही है, पिछले 5 वर्ष में हमने देखा है इसके अंदर कि जो लोकसभा की जो संरचना स्ट्रक्चर है, जो कार्यप्रणाली है, उसके इतर होकर जो सवाल आ रहे हैं वो लोकसभा के इतिहास से आ रहे हैं, लोकसभा के हिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं, ये तो हम सबको पता है। लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष कहलाते हैं, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? तो उनका निर्वाचन जो लोकसभा के मेंबर से आपस में मिल बांट के उनका निर्वाचन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये आएगा इसके अंदर कि ये बताइए कि भारत के प्रथम, भारत के जो प्रथम जो मतलब कि लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे, उनका नाम क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो गया,
क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवी मावलंकर, मावलंकर, अंग्रेजी में लिख रहा हूं इसको, आप हिंदी में लिख सकते हो। जीवी, जीवी मावलंकर नाम है इनका, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है, इनका नाम है जीवी, जीवी, आप लोग देख लो इसको, जीवी मावलंकर। मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखो इस चीज को, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। मावलंकर वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, भारत की लोकसभा के प्रथम स्पीकर अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव भी लोकसभा के मेंबर मिलकर करते हैं, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनमें जो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो देखो इसके अंदर उनका नाम था एम वी अयंगर। एम वी अयंगर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा, यानी कि एम वी अयंगर जो हैं वो भारत की लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर। देखो क्या होता है इसके अंदर, स्टूडेंट बता दूंगा आपको कि 90% स्टूडेंट ने समझ लिया कि जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर के आजकल क्या है कि नए नए पुटअप हो रहे क्वेश्चन, तो डेथ में अगर आपसे पूछ लिया कि उपाध्यक्ष के बारे में, क्योंकि आपको इतना ज्यादा विश्वास हुआ कि अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है, परंतु आपको ये आपका अंदाजा नहीं होगा कि हो सकता है कि उपाध्यक्ष से पूछ ले, डिप्टी स्पीकर से पूछ ले, अब वो पूछते हैं। तो फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, एम वी अयंगर। आई बात समझ में आ गई आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हो गई लोकसभा स्पीकर की, ये बात हो गई लोकसभा स्पीकर की, जिनका चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर आपस में करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा सर, ये तो आपने बात कर दी कि प्रथम की, और अगर हम बात करें कि सर ये बताइए कि आज की तारीख में कौन है हमारे लोकसभा के स्पीकर, मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो प्यारे स्टूडेंट लोकसभा के वर्तमान में, लोकसभा के वर्तमान में जो स्पीकर हैं, जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है, इंपॉर्टेंट है, देखो ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो बच्चे राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओम बिरला हमारे राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, बीजेपी के रहे हैं सांसद और अच्छे नेता रहे हैं, और बेसिकली वो कोटा से बिलोंग करते हैं, वो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं ओम बिरला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोटा जिले से बिलोंग करते हैं ओम बिरला जी, जो कि वर्तमान में लोकसभा के क्या है, स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके लोकसभा के स्पीकर, वर्तमान में ओम बिरला है, कोटा से बिलोंग करते हैं। अब बोले कि सर वर्तमान में आपने फर्स्ट बता दिया, तो ये बताइए कि वर्तमान में डिप्टी स्पीकर कौन है, तो ये लो इसके अंदर, हालांकि कुछ सालों तक, पिछले 2-3 सालों तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो खाली रही थी, लेकिन वर्तमान में थम्बा दुरई, थम्बा दुरई दक्षिण भारत के हैं, थम्बा दुरई जो है वो भारत के लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, यानी कि उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं थम्बा दुरई, डिप्टी स्पीकर। बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है ना, थम्बा दुरई। तो ये मैंने आपको बताया स्पीकर के बारे में। अब एक क्वेश्चन के बार ये भी आता है स्टूडेंट कि लोकसभा जो है उसकी सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी है, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है और शॉर्ट में बता दूंगा आपको मैं, लोकसभा में 552 सदस्य हो, अधिकतम होते हैं या हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य, मैक्सिमम, ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। बेटा यहाँ देखो आप लोग सभी कि ये लोकसभा में अधिकतम, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं 552, 552 लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं, निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। बस समझिए आप लोगों को, इसमें से देखो 552 में से 530 जो है, 530 जो है वो आपके जो है इसके अंदर क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित कहां से होते हैं, राज्यों से निर्वाचित होते हैं, वो राज्यों से, स्टेट से निर्वाचित होते हैं 530 सदस्य, मेंबर्स, कितने, 530 मेंबर जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना।
बाकी इसके अलावा बचे कितने, तो देखो इसके अंदर जो 20 सदस्य होते हैं, 20 बाकी मेंबर बचे 20 ध्यान रखो इसके अंदर जो 20 मेंबर्स बचे हैं वो आपके जो संघ शासित प्रदेश हैं यूटीज, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, है ना, अब जम्मू कश्मीर भी हो चुका है, लद्दाख भी हो चुका है, तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टली अपना कंट्रोल रहता है यूटीज, जिसको हम बोलते हैं संघ शासित प्रदेश। तो संघ शासित प्रदेश से 20 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 530 तो हो गए राज्यों से, जैसे कि हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि। इसी प्रकार से 20 जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जो होता है वो होता है संघ शासित प्रदेशों से। बात क्लियर हुई आप लोगों को? 20 का निर्वाचन होता है संघ शासित प्रदेशों से। तो 530 और 20 कितने हुए, आप जोड़ लो। 530 और 20 होते हैं आपके 550। ठीक है, आप बोले सर दो बच गए, दो कहाँ जाएंगे, तो दो वहां जाएंगे कि जो दो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर वो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन परिवार के सदस्य, यानी कि जिनकी माता या पिता ब्रिटिशर्स हो, अंग्रेज हो, और एक माता या पिता भारतीय हो। ठीक है ना, तो वो उन दो को है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, वो उनको क्या अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है दो एंग्लो इंडियंस परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटेंट में अंतर होता है, अपॉइंट करने की, अपॉइंट करना नियुक्त करना, और एक निर्वाचित करते हैं यानी कि चयनित करते हैं। तो दो को निर्वाचित आपके अपॉइंट करते हैं कौन, राष्ट्रपति, जो कि एंग्लो इंडियन परिवार के मेंबर होते हैं। आई बस समझ में स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताया, क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके अंदर समझो। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 552 मेंबर होते हैं अधिकतम, मैक्सिमम 552। ठीक है, और 552 में से 530 जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, देखो निर्वाचित होते हैं 550, ये तो क्लियर कर लो कि 552 में से 552 होते हैं निर्वाचित, ये तो क्लियर हो गया, याद करने का ट्रिक है ये। 550 होते हैं इसमें से निर्वाचित। लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल में। ठीक है, और हर 5 साल में जो चुनाव होता है उसमें भारत के जो 18 वर्ष से ऊपर की, 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुके हैं भारत के नागरिक, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो इसमें क्वेश्चन ये भी है कि भारत में वयस्क मताधिकार यानी कि जो अडल्ट हो जाते हैं 18 वर्ष के जो युवा हैं, उनसे या उनसे बड़ी उम्र के लोग लोकसभा में अपना वोट देते हैं नागरिक, और लोकसभा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हर 5 साल में, तो इसमें 550 निर्वाचित होते हैं। 550 में से 530 होते हैं राज्यों से, और बाकी 20 होते हैं यूटी से, यानी कि संघ शासित प्रदेश से, संघ शासित प्रदेश से, यूटी से। बाकी बचे दो, तो दो का कौन करते हैं, राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन परिवार के हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये जो है ना, ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी मोस्ट पॉइंट, इट इज वेरी मोस्ट पॉइंट। वाई? बिकॉज हर एग्जाम पूछा गया है इसमें से, इसमें से हर एग्जाम में पूछा गया है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसके बाद में कि एक क्वेश्चन ये पुटअप हो जाए कि ये बताइए कि वर्तमान में कितने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने होते हैं, 552 हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये भी एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये कौन, ये कैसे मालूम चलेगा हम लोगों को, ये भी हमें मालूम करना है। तो इसके लिए देखो, वर्तमान में लोकसभा के अंदर, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट, लोकसभा में वर्तमान में 545, 545 मेंबर्स हैं निर्वाचित, 545 हैं। 545 में क्या है, हमारे लोकसभा के अंदर वर्तमान में सदस्य हैं। ठीक है, मेंबर्स हैं। 545 में से जैसे मैंने आपको बताया कि 530 तो वही राज्यों से हैं, अभी वर्तमान में राज्यों से है, राज्यों से है। ठीक है, और बाकी बचे इसके अंदर 13। ठीक है ना, बाकी जैसे 13 वो कहां से, यूटीज से है, यानी कि संघ शासित प्रदेश से हैं। तो 530 और 13 कितने हुए, 543, 543, 543 हो गए, 543 हो गए, 543 हो गए। बाकी बचे दो, तो दो का जो है मनोनयन कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन परिवार के होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये स्ट्रक्चर, स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में लोकसभा का ये स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, 545 है वर्तमान में, और 545 में से 500 जो 30 हैं,
वो हैं आपके राज्यों से निर्वाचित, 13 हैं यूटी से या संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित, बाकी बचे दो, क्योंकि 530 और 13 कितने होते हैं, 543, बाकी बचे दो, वो एंग्लो इंडियन परिवार के होते हैं, ठीक है, उनको हमारे राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं दो को, ठीक है, 545 हो गए इसके अंदर। बात क्लियर होगी आप लोगों को? तो ये हो गए 545, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बन रहा है इसके अंदर प्यारे स्टूडेंट कि लोकसभा जो है हमारी ये कौन से नंबर की है, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, हम ये ना सोचें प्यारे स्टूडेंट, हम ये ना सोचें बच्चों कि अ, लोकसभा की स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, संरचना पूछ रहे हैं, इसकी संख्या पूछ रहे हैं, सदस्य संख्या कितनी पूछ रहे हैं, लेकिन ये ना पूछेंगे कि लोकसभा का इतिहास भी पढ़ लिया हमने, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि लोकसभा जो है ये कौन से नंबर की है, तो ये पूछ सकते हैं, आपको ध्यान नहीं पड़ेगा। तो ये नंबर 17 17वीं लोकसभा है, ध्यान रखना, यह 17वीं लोकसभा है, 17 लोकसभा है, वर्तमान लोकसभा क्या है, 17वीं लोकसभा है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बताया प्यारे स्टूडेंट लोकसभा के बारे में। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा लोकसभा। अब ध्यान रखना, लोकसभा जो है, लोकसभा अत्यंत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, किससे, राज्यसभा से, राज्यसभा से अधिक पावरफुल है लोकसभा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, हमारे राजस्थान से कुछ पर्टिकुलर सीट फिक्स है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो देखो ये क्वेश्चन आता है राजस्थान के एग्जाम में कि राजस्थान से राजस्थान से लोकसभा के लिए, ये क्वेश्चन राजस्थान की जीके का अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए टोटल जो है 25 सदस्यों की सीट निर्वाचित है, 25, और राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित है 10, राज्यसभा से है निर्वाचित जो सदस्यों की जो संख्या है जो 10 होनी चाहिए राज्यसभा से, यानी 10 सदस्य जाएंगे राजस्थान से और राज्यसभा के अंदर, और 25 जाएंगे आपके लोकसभा के अंदर राजस्थान से। तो हमारे राजस्थान के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का, ये राजस्थान पॉलिटी का, राजस्थान के राज्य व्यवस्था का, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर नंबर 17 लोकसभा है, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसके अंदर कि लोकसभा अत्यंत शक्तिशाली है, ठीक है, हालांकि कुछ शक्तियां दोनों की बराबर है, राज्यसभा लोकसभा की, दोनों ही संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद का मुख्य काम क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकती है। महाभियोग मतलब क्या होता है, जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता या कोई संविधान के विपरीत कार्य करे तो राष्ट्रपति को 5 साल से पहले ही हटा दिया जाता है संसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट का प्रोसेस यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना। तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कॉमन शक्ति है, लेकिन जब बात आती है धन विधेयक की तो उसमें लोकसभा को ज्यादा पावर दे रखी है, ठीक है ना। तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा से, क्योंकि लोकसभा इज द सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकसभा लोकतंत्र का प्रतीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे राज्यसभा की। तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की, ठीक है। राज्यसभा, हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद संख्या 80 में है, आर्टिकल नंबर 80 में है, ठीक है ना। क्या है, राज्यसभा का जो उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद संख्या 80 में है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था मैंने आपको इस क्लास में कि राज्यसभा जो है इट इज द हाउस ऑफ स्टेट, ये राज्यों की एक सभा है, मतलब कि मूल रूप से देखा जाए तो यह लोकतंत्र का सिंबल है, परंतु लोकतंत्र का जो मुख्य सिंबल जो है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, तो मुख्य रूप से लोकसभा है, ठीक है ना। और इसलिए लोकसभा को अधिक पावर दी गई है संसद के अंदर या संविधान के द्वारा। लेकिन फिर भी प्यारे स्टूडेंट, फिर भी हमें अनुच्छेद याद करने हैं। आर्टिकल नंबर 80 अनुच्छेद संख्या 80 के अंतर्गत जो है राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। 79 बताया था मैंने आपको संसद का, ये तो है ही कॉमन। इसके अलावा 81 जो है, 81 जो है वो है लोकसभा का, और 80 है आपका राज्यसभा का, ठीक है। दूसरी बात हम चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर कि जो राज्यसभा है आपकी, राज्यसभा जो है इसकी एक खासियत है कि यह स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है एसएससी में, रेलवे में, राजस्थान के आरपीसी एग्जाम्स में, अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में। तो इसे बता दूं आपको, और इसका रीजन ही बताऊंगा मैं आपको अभी, जैसा मैंने आपको रीजन बताया था कि लोकसभा ऐसा सदन क्यों है टेम्परेरी, तो ऐसे इसका रीजन बताऊंगा आपको मैं कि राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है। राज्यसभा
स्थायी सदन, परमानेंट सदन क्यों है राज्यसभा? इसका एक रीजन बताऊंगा आपको, मैं कारण बताऊंगा कि राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है। क्योंकि क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्य स्वतः ही रिटायर हो जाते हैं, स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्य स्वतः ही रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 मेंबर राज्यसभा के स्वतः ही रिटायर हो जाते हैं, इसलिए इसको बीच में भंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अपने आप ही क्या होती है, अपने आप ही इसमें रिटायर हो जाती है। इसलिए यह स्वतः ही जब इसमें रिटायर हो जाते हैं तो क्या होता है, ये स्थायी रहेगी, ये परमानेंट रहेगी, यह स्थायी रहेगी। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा स्थायी रहेगी। बात समझ रही है आप लोगों को? तो यह है जो आपका राज्यसभा का मैंने आपको बताया। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब वही बात है कि सर ये बताइए कि राज्यसभा का इतिहास, तो राज्यसभा का इतिहास बिल्कुल लोकसभा जैसा है, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था अभी लोकसभा के अंदर कि प्रथम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव हुए थे हमारे, प्रथम जो हमारे इलेक्शन हुए थे संसद के लोकसभा के, वो हुए थे 1951 में। ठीक है, 52 तक चले थे। तो इसी प्रकार से जैसे कि लोकसभा बनी अप्रैल 1952 में, इसी प्रकार से राज्यसभा भी बनी आपकी 1952 में। प्रथम राज्यसभा जो बनी वो बनी आपकी 1952 में। ठीक है, प्रथम राज्यसभा कब बनी आपकी? 1952 में बनी। ठीक है। दूसरी बात कि जो राज्यसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा में एक उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के भी एक तरह से स्पीकर हैं, चीफ होते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा के स्पीकर जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा में होते हैं ना, वैसे यहाँ होते हैं, लेकिन ये होते हैं मनोनीत, ये होते हैं नियुक्त, और ये होते हैं हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो सीधी सी बात है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो भारत के वाइस जो प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? हम सबको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग 5 तारीख को, 5 सितंबर को। ठीक है ना, टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग। तो प्रथम जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो थे हमारे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि वो भारत के प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीधी सी बात है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है वर्तमान में? कौन है वेंकैया नायडू? वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के जो है राज्यसभा के अध्यक्ष, चीफ है, स्पीकर है, क्योंकि वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, वेंकैया नायडू। ठीक है। तो ये है आपका राज्यसभा का, मैंने आपको उल्लेख किया है। ठीक है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये थोड़ा आपको बता दूं एक बार इसके अंदर में, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं, अगर उनका उल्लेख करें तो वो होते हैं मैक्सिमम 250। ठीक है। और इनका जो निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। राज्यों की विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है, लेकिन ये टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एक कोटा निर्धारित किया होता है जिसके द्वारा होता है, आनुपातिक कोटा के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित मेंबर्स होते हैं, यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये विधायक द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, और ये होते हैं 250, मैक्सिमम 250, वर्तमान में है 245। ठीक है। इनमें से 12 माइनस कर दो, 12 माइनस करो, कितने बच गए? इनमें से अगर 12 माइनस करें तो 238 प्लस 12, 10, 4, 5, यानी कि 238 जो मेंबर्स होते हैं उनका तो निर्वाचन होता है। अब 12 का होता है मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, वो उन लोगों का जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद में बहुत महारथी होते हैं, उन 12 मेंबर्स का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में राज्यसभा में जो आपके सदस्य हैं उनकी संख्या है 245, जिनमें से 12 जो है वो है मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद के महारथी हैं। आगे बात समझ में? तो प्यारे स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया संसद के बारे में, जो कि व्यवस्थापिका है, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
ओके, थैंक यू।